एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Introduction to analysis of financial statement. The course of analysis of financial statement teaches us financial accounting from both the student's perspective and user's perspective. ये जो आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो कोर्स है, ये दोनों पर्सपेक्टिव से हमें सिखाएगा, पढ़ाएगा, बताएगा कुछ चीज़ों को, वो स्टूडेंट्स हों या यूज़र्स हों। स्टूडेंट्स यानी आपकी बात हो रही है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको उसका बैकग्राउंड पता चलेगा, अकाउंटिंग की कैसे फॉर्म हुई थी, उसके इंस्टीट्यूशन कौन से हैं, उन चीज़ों के बारे में। इसके अलावा आपको जो लॉज हैं, स्टैंडर्ड हैं इसके, तो इसके बारे में एक नॉलेज आएगी, नॉलेज मिलेगी आपको उससे रिलेटेड। सेकेंड है कि जो यूज़र्स हैं अकाउंटिंग के, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि यूज़र्स कौन होते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र्स कौन होते हैं, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगी। अकाउंटिंग के यूजर्स कौन होते हैं, उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए होती है, उसकी बेस पे वो क्या कर रहे होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये स्टूडेंट्स एंड यूजर्स दोनों के पर्सपेक्टिव से आप इसको पढ़ेंगे। इट इंक्लूड्स द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस सब्जेक्ट में क्या है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे, देयर एनालिसिस, उसका एनालिसिस करेंगे, इंटरप्रिटेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग द रियल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे एंड एनालाइज करेंगे। क्यों? ताकि आपको उसकी रियल फाइनेंशियल रिपोर्ट या कंडीशन पता चले, उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस इंस्टीट्यूशन की, कि उसकी रियल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी कितनी है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, सॉल्वेंसी के बारे में आपको पता चलेगा। ये सब चीज़ें क्लियर होंगी इसमें। सफिशिएंट बैकग्राउंड मटेरियल इज इंक्लूडेड। इसमें बैकग्राउंड, अच्छा खासा बैकग्राउंड मटेरियल आपको दिया जाएगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो आप अकाउंटिंग में काम करते आए हैं, अकाउंटिंग करते आए हैं, उसके क्या रीजंस, बिल्कुल बैकग्राउंड उसका देखेंगे। enabling it for use with students who do not have prior course in this regard। और उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा जिन्होंने इससे पहले अकाउंटिंग का कोर्स नहीं पढ़ा, तो उनकी जो इसमें एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है इंफॉर्मेशन, वो उनको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस कोर्स में आप क्या करेंगे? इस कोर्स में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को की प्रिपरेशन होगी, उसका एनालिसिस होगा, उसकी इंटरप्रिटेशन होगी, उसकी एनालाइजिंग होगी। क्यों? ताकि हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रियल जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो क्लियर हो। अगर मैं और आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपके लिए एज अ इन्वेस्टर, बैंक के लिए एज अ लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट के लिए, टैक्स के हवाले से अगर हम बात करें, तो इस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं? उसका एनालिसिस करते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। इसलिए अगर मैं आपके सामने इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट रखूं, तो आप जस्ट उसकी नेट प्रॉफिट को देख के शायद ये बोलेंगे सर इसका नेट प्रॉफिट जो है इतना मिलियन है या इतना लाख है, तो ये बस ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इसका जो स्ट्रांग है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है इसकी। तो उसको देख के क्लियर नहीं होता। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट को या उसकी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट को जब तक कि उसको स्टडी ना किया जाए, जब तक कि उसको उसका एनालिसिस ना किया जाए, उसकी इंटरप्रिटेशन ना की जाए, उस वक्त तक आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को क्लियर नहीं कर सकते। तो इस सब्जेक्ट का मेन कॉन्सेप्ट, ये पर्पज यही है
कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करना, ताकि उसकी रियल फाइनेंशियल पोजीशन हमें क्लियर हो। ठीक, कोर्स आउटलाइन, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जस्ट अभी मैं आपको चैप्टर्स बता रहा हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, अभी आउटलाइन चल रही है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डेवलप्स द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक प्रिंसिपल जो है अकाउंटिंग के वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। आपने पहले पढ़े होंगे, हो सकता है भूल गए हों, याद भी हो बहुत सारी चीज़ें, तो कुछ चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, कुछ चीज़ें आपको पता चलेंगी कि इसमें ये बैकग्राउंड थे, ये रीजंस थे। डेवलप द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ऑन विच फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आर बेस्ड। हम बेसिक जो प्रिंसिपल है अकाउंटिंग के वो डिस्कस करेंगे इसके अंदर, जिसकी यानी जिसपे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो बनती हैं वो बेस करती हैं। रिव्यू ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ गैप, हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को इसमें डिस्कस करेंगे। एंड द ट्रेडिशनल assumption ऑफ द अकाउंटिंग मॉडल हेल्प द रीडर्स अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट्स एंड thus एनालाइज देम बेटर। हम क्या करेंगे इसमें, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हमें पता चले कि इसकी बेस पर जो अकाउंटिंग है वो किस तरह की जाती है। यानी अकाउंटिंग की बेस हमारे पास पता चले कि ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बेस पर हम आगे अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, और हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर। सेकंड, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सेकंड चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज। हम बिजनेस एंटिटीज की फॉर्म को डिस्कस करेंगे एंड इंट्रोड्यूसेस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। This chapter also reviews the sequence of accounting procedures completed during each accounting period. इस चैप्टर में हम अकाउंटिंग प्रोसीजर का जो सीक्वेंस है हम उसको डिस्कस करेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है, जो हर अकाउंटिंग पीरियड में जो एक सीक्वेंस होता है कि अकाउंटिंग जो है उसका फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, जिसको आप अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। ठीक है, ये अकाउंटिंग का सीक्वेंस क्या होगा। It includes other financial reporting topics that contribute to the understanding of financial reporting, such as management discussion, management responsibility for financial statement, and summary annual report. फिर इसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में हम पढ़ेंगे क्या होती है, सच एज मैनेजमेंट की डिस्कशन क्या होती है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, इसलिए अभी स्टार्ट में बताया कि एंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, बिजनेस एंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इसमें तमाम चीज़ों हम देखेंगे कि मैनेजमेंट की डिस्कशन, उसकी रिपोर्ट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसकी समरी, बैलेंस शीट, प्रेजेंट्स एंड इन डेप्थ रिव्यू ऑफ द बैलेंस शीट। थर्ड चैप्टर में बैलेंस शीट को रिव्यू करेंगे, उसको डेप्थ, स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर इक्विटी एंड प्रॉब्लम्स इन बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन। और स्टॉक होल्डर इक्विटी को भी हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉक होल्डर इक्विटी क्या होती है, और बैलेंस शीट से रिलेटेड या उसकी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4, इनकम स्टेटमेंट, प्रेजेंट्स एन इन डेप्थ रिव्यू ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। अदर टॉपिक्स इंक्लूड आर अर्निंग पर शेयर्स, रिटेन अर्निंग, डिविडेंड्स एंड स्टॉक स्प्लिट्स। फोर्थ चैप्टर में इनकम स्टेटमेंट का आप जो है डेप्थ रिव्यू करेंगे, जिसमें आप अर्निंग पर शेयर भी पढ़ेंगे क्या होता है, रिटेन अर्निंग क्या होती है। ठीक है, डिविडेंड्स और स्टॉक स्प्लिट से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। नंबर 5, बेसिक्स ऑफ एनालिसिस इज एन इंट्रोडक्शन टू एनालिसिस एंड कंपैरेटिव बैलेंस स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, यानी हमें अगर 2 इयर्स का डेटा दे दिया गया है, 2 इयर्स का इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट दे दी गई है, तो उसको कंपेयर करेंगे। कंपैरेटिव यानी आपके जो है
2 ईयर्स 3 4 5 ईयर्स का डेटा आपके पास आ जाएगा। देन आप कंपेयर करेंगे कि लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी की परफॉर्मेंस क्या रही है, 5 साल पहले क्या थी, आज हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो उसको हम कंपैरेटिवली चेक करेंगे। टेक्निक्स इंक्लूड रेशियो एनालिसिस, ईयर टू ईयर चेंज एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरिएशंस बाय टाइप ऑफ इंडस्ट्री, रिव्यू ऑफ डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन एंड कंपैरिजन। और बाकी इसमें रेशियो एनालिसिस हो गया, ईयर टू ईयर चेंजेस हो गई, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिएशन हो गई, इंडस्ट्री वाइज हम इसमें डिस्कस करेंगे। लिक्विडिटी ऑफ शॉर्ट टर्म एसेट्स रिलेटेड डेट पेइंग एबिलिटी covers short-term liquidity. This chapter includes suggested procedures for analyzing short-term assets and the short-term debt-paying ability of an entity. Short-term assets and short-term debt-paying ability को हम इसमें डिस्कस करेंगे। This chapter discuss in detail 4 very important assets. 4 जो इसमें assets हैं उसको खास तौर पर उसमें डिस्कस किया जाएगा, जिसमें कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अकाउंट रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन की जो शॉर्ट टर्म डेट है वो पे करने की एबिलिटी कितनी है, क्या उसमें इतनी एबिलिटी है जिसको बोलते हैं लिक्विडिटी है कि वो अपने शॉर्ट टर्म जो डेट हैं, लोन्स हैं, ठीक है, लाइबिलिटीज हैं, वो पे कर सकती है नहीं कर सकती, उसमें कितनी एबिलिटी, इस चैप्टर में वो डिस्कस करना है। लॉन्ग टर्म डेट पेइंग एबिलिटी, जैसे कि इसमें लॉन्ग टर्म डेट को पे करने की एबिलिटी देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में कितनी एबिलिटी है कि अपने लॉन्ग टर्म डेट पे कर सकती है, सॉल्वेंसी जिसको हम बोलते हैं। कवर्स लॉन्ग टर्म डेट पेइंग एबिलिटी, दिस इंक्लूड्स द इनकम स्टेटमेंट कंसिडरेशन एंड द बैलेंस शीट कंसिडरेशन। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट को हम इसमें स्टडी करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी covers the analysis of profitability which is of vital concern to stockholder. प्रॉफिटेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है स्टॉक होल्डर्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए एंड मैनेजमेंट्स के प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है इसकी, बिसाइड्स प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, और उसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज भी हम डिस्कस करेंगे। और ये आपका लास्ट चैप्टर। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज reviews the statement of cash flows including ratios that related to this statement. This chapter also covers procedures for developing the statement of cash flows. और इस चैप्टर में 9th चैप्टर में हम कैश फ्लोज को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टोटल जो आपकी चैप्टर्स हैं इसमें वो 9 चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे, इसमें पढ़ेंगे और इंशाल्लाह ताला इसको हम कवर करें। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ आपको पूछना है तो आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर दें इसमें चैट में, मैं उसके आंसर दे दूँगा आपको।